हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में फिर से हम लोग अपने जो यूट्यूब के कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं उनको देखेंगे। तो पहला कमेंट है, सर न्यू एम्स लाइक गोरखपुर, रायबरेली, कल्याणी कंपेयर स्टेट मेडिकल कॉलेज ऑफ राजस्थान एक्सेप्ट एसएमएस जयपुर, कौन सा बेस्ट है। तो इनका क्वेश्चन है कि जो नए जो एम्स बने हैं उनको लेना ज़्यादा अच्छा है या फिर जो पुराने जो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको लेना ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, मैं बोलूँगा कि जो अगर आपको किसी स्टेट का बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है, जैसे कि आपने बोला यहाँ पे एसएमएस जयपुर मिले, या फिर आपको केजीएमसी लखनऊ मिले, या फिर आपको दिल्ली के कॉलेजेस मिलें, तो बेटर है कि स्टेट का अच्छा कॉलेज ले लीजिए, ना कि नए एम्स को लेके। बट यहाँ भी ना कुछ लोगों की राय अपनी अलग अलग हो सकती है। देखिए, एम्स का क्या है, एम्स में एक बात तो खास है कि उनका एम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा मिलने वाला है। वहाँ की फैकल्टी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, वहाँ पे सुविधाएं भी आपको ज़्यादा अच्छी मिलेंगी क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट होता है। बट बिकॉज़ वो नया एम्स है, तो वहाँ पे पीजी अभी नहीं आई है, नई एम्स के अंदर कितना इंटरनल कोटा होगा, तो वो सब भी देखना होगा। तो हमें हमेशा कंपेयर करना है कि हम एम्स ले रहे हैं किस कॉलेज के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ करो मुझे अगर दिल्ली में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मिलता है, एमएमसी मिलता है, इवन मौलाना आज़ाद को छोड़िए, मुझे दिल्ली का कोई भी कॉलेज मिलता है, कोई भी दिल्ली का कॉलेज मिलता है, और उस और मुझे एक तरफ मिल रहा है कोई नया वाला एम्स, तो मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा दिल्ली का कॉलेज, क्योंकि दिल्ली के कॉलेज से जब मैं एमबीबीएस कर लूँगा तो वहाँ मुझे एक तो दिल्ली में रहूँगा, बड़ी जगह है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद मुझे दिल्ली का पीजी का इंटरनल कोटा भी मिल जाएगा। ओके। यहीं अगर मैं बात करूँ, सपोज़ करो मुझे मिल रहा है झांसी का मेडिकल कॉलेज, यूपी में झांसी का मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, या फिर आगरा मिल रहा है, इस तरह के कॉलेज मिल रहे हैं, या कोई एम्स मिल रहा है जो कि एम्स अच्छा है, चाहे नया है पर वो होगा तो अच्छा ही, बेटर इन कॉलेज से तो बेटर होगा, तो मैं एम्स को ले लूँगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं मान के चलूँ किसी को मिल रहा है केजीएमसी लखनऊ, तो ऑब्वियसली केजीएमसी लखनऊ को प्रेफर करना चाहिए। तो न्यू एम्स के साथ बस बात इतनी है, बिकॉज वो नए बने हैं तो वहाँ पे कम बैचेज़ हैं, तो जैसे जैसे वो पुराने होते चले जाएंगे, वहाँ पीजी भी आ जाएगी, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बट अभी के टाइम में अगर आपको स्टेट का कोई बड़ा कॉलेज मिल रहा है तो आप प्रेफर कर सकते हैं स्टेट के बड़े कॉलेज को। और अगर आप एक साइट है mcc.nic पे अगर पुरानी काउंसलिंग्स को जाके देखेंगे तो लोगों ने किया भी ऐसा ही है। काफ़ी सारे बच्चों ने स्टेट के बड़े मेडिकल कॉलेजेस को पहले उठाया है, ना कि नए वाले एम्स को। तो जो पुरानी जो काउंसलिंग होती है ना, अगर आप उसको आप ढंग से स्टडी करेंगे तो वो आपको बहुत सारा आइडिया दे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्या एक साथ दो स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर एमबीबीएस। देखिए, दो स्टेट की काउंसलिंग में आप कर कब पाएंगे, पहले तो आप उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, सपोज करो किसी बच्चे ने बिहार से अपना एमबीबीएस किया है और बिहार से उसके पास इंटरनल कोटा है या वहाँ का वो डोमिसाइल है, तो एक तो वो ऑल इंडिया कोटा के लिए एलिजिबल होगा, दूसरा बिहार के लिए। आप दो स्टेट के लिए एक साथ कैसे एलिजिबल हो जाएंगे, मेरी समझ से बाहर है, इसको एक बार देखना पड़ेगा। आप अपना एक तो पूरा डिटेल लिख के भेजिए कि आपकी एमबीबीएस में रैंक कितनी है, आपके पास कौन कौन सी स्टेट के कोटा हैं, आखिर है क्या जो आप ये दो स्टेट की बात कर रहे हैं। तो आप जब अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे तब हम लोग देखेंगे कि आपके साथ क्या हो सकता है। सर, इफ़ आई हैव चॉइस बिटवीन एसएमएस जयपुर एंड आरएनटी उदयपुर and I choose RNT Udaipur for convenience, then will it be a fair choice not taking SMS Jaipur? Is there actually a impact of good college? तो देखिए, यहाँ पे ये हमसे पूछ रहे हैं कि भाई इनके पास दो ऑप्शन है, एक तो है SMS जयपुर और दूसरा इनके पास RNT उदयपुर। तो अब ये बोल रहे हैं कि इनको, क्योंकि शायद इनका घर RNT उदयपुर के आसपास होगा या इनको और कोई सुविधा होगी, तो ये RNT उदयपुर लेना चाहते हैं। तो देखिए, कोई बुराई नहीं है। एमबीबीएस लेवल पे, एमबीबीएस लेवल की अगर मैं बात करूं तो एमबीबीएस लेवल पे एसएमएस जयपुर और आरएनटी उदयपुर में कोई खास अंतर नहीं आएगा। हाँ, यहीं अगर ये पीजी की बात होती है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे होते, तो मैं आपको बोलता कि एसएमएस जयपुर लेना बेटर है, क्योंकि आप सेम स्टेट के ही मेडिकल कॉलेज ले रहे हैं। तो अगर आप राजस्थान में चाहे जयपुर से एमबीबीएस करो चाहे उदयपुर से, आपको स्टेट का इंटरनल कोटा तो मिलना ही मिलना है, तो उसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से आरएनटी उदयपुर ले सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है इसमें। सर, मेरी एक रिलेटिव को 2 लाख समथिंग रैंक मिला नीट में, एंड शॉकिंगली उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, शायद राजस्थान या फिर बेंगलोर में। आप प्लीज़ बताइए कि क्या 2 लाख रैंक पर भी जीएमसी मिलता है। भाई, इसमें मैं क्या बताऊंगा आपको।
आराम से एमसीसी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे 2013 से लेके 2020 तक की सारी काउंसलिंग की डिटेल है। आप खुद एक बार उसको देख सकते हैं कि 2 लाख की रैंक पे क्या क्या मिल सकता है, और अगर उनको सच में मिल रहा है तो आपने उनकी एग्जैक्ट रैंक पता कीजिए, और जब काउंसलिंग की लिस्ट आएगी आप उस लिस्ट में अपने आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा उसको डाउनलोड करके कि कहाँ मिला है, क्या मिला है, कौन सा कोटा है उनके पास। तो ये पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग इन मेडिकल? डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल सर बोलते हैं फ्रीलांसिंग करके डॉक्टर्स हाईएस्ट अर्न करते हैं, क्या है ये फ्रीलांसिंग इन मेडिकल प्रैक्टिस? हाँ, तो देखिए फ्रीलांसिंग क्या होती है। सपोज़ करो, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने ऑर्थोपेडिक्स में एमएस किया है, ठीक है। अब ऑर्थोपेडिक्स में एमएस करने के बाद सपोज़ करो मैं अपना हॉस्पिटल नहीं खोलता, या मेरे पास अपना सेटअप नहीं है, बट मैंने 5 या 6 हॉस्पिटल वालों से बात कर रखी है और उनको बोल रखा है कि अगर आपके यहाँ पे कोई भी ऑपरेटिव केस आए तो आप मुझे कॉल करके बुला लीजिएगा, मैं आके सर्जरी कर दूंगा। तो सपोज़ करो मुझे एक महीने में 10 हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि सर हमारे यहाँ पे ऑपरेशन है, कर दीजिए। मैंने जाके ऑपरेशन कर दिया, और उन्होंने मुझे हर ऑपरेशन के लिए 15,000 रुपये, 10 से 15,000 रुपये उन्होंने मुझे पे किए। तो यहाँ मैं 1 से 1.5 लाख रुपए कमा लूँगा बस ऑपरेशन करके, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग का बस मतलब ये होता है कि ऑन कॉल, आपको जो हॉस्पिटल कॉल करेगा आप वहाँ जाओगे। पर इसमें पैसा कमा सकता है आदमी, पर मैं बता रहा हूँ आपको जो रियल लाइफ, मैं इन डॉक्टर को नहीं जानता कि आखिर ये कौन है, इनकी डिग्री क्या है, बट हाँ मैं आपको बताता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, या मैं तो बहुत साल से इस फील्ड में हूँ तो मैं देख रहा हूँ। फ्रीलांसिंग है ना, एक तो आदमी लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकता। अगर आप चाहो कि आप ज़िंदगी भर फ्रीलांसिंग करके रह लोगे तो वो इम्पॉसिबल है। यंग एज में शुरू में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो जब आप सेटल कर रहे हो, ख़ास तौर से सपोज़ करो एमएस करा आपने, एमएस करने के बाद 4 या 5 साल आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। पर हर किसी को एक स्टेबल जॉब या एक स्टेबल हॉस्पिटल, चाहे वो अपना हो चाहे प्राइवेट, चाहिए ही होता है। तो और फ्रीलांसिंग में क्या है, आप एक जगह से दूसरी जगह भागते रहोगे तो ये कब एक लंबे समय तक आप झेल नहीं पाओगे। इसमें टाइम भी लगता है और इसमें फ़िज़िकल मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। ओके, तो फ्रीलांसिंग एक शॉर्ट टर्म चीज़ है, 2 3 4 5 साल आप कर सकते हो। फ्रीलांसिंग शुरू में करते क्या है डॉक्टर के, फ्रीलांसिंग करके ना वो एक पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स को पकड़ लेते हैं, फिर उन हॉस्पिटल्स में उनकी जान पहचान हो जाती है, और फिर वो लॉन्ग रन में वहाँ ओपीडी भी करते हैं तो उनके पेशेंट भी बन जाते हैं, तो उस एरिया में उस डॉक्टर को लोग जानने लगते हैं। बट ये बात पक्की है कि केवल फ्रीलांसिंग आप लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकते हो। और मैं बता रहा हूँ आपको, जो बहुत ज़्यादा जो पैसा कमा रहे हैं डॉक्टर, जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो लोग फ्रीलांसिंग वाले लोग नहीं हैं। वो वही हैं जो जिन्होंने चाहे फ्रीलांसिंग किया नहीं की, पर जिनके अपने खुद के हॉस्पिटल्स हैं, जिनके अपने खुद के हॉस्पिटल्स हैं, अपने क्लिनिक हैं, वही लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। किसी भी आप एक्सपीरियंस डॉक्टर से बात कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस के आंसर है ना, आप कभी एमबीबीएस डॉक्टर से मत पूछेगा जो एकदम यंग है। यंग डॉक्टर इसको आपके आंसर नहीं दे पाएगा, वही डॉक्टर इसको बता पाएगा जिसका एक्सपीरियंस है, जो ये इस सोसाइटी को, इस हॉस्पिटल के ये जो काम करने की जो शैली है इसको देख चुका है। सर सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस से हमें अच्छी सैलरी मिलेगी फ्रॉम महाराष्ट्र? देखो महाराष्ट्र का मेरा थोड़ा एक्सपोजर कम है, पर जितने मैं अपने जिन स्टूडेंट से मिला हूँ जो महाराष्ट्र के शायद साइड के हैं, वो बोलते हैं कि वहाँ पे सैलरी ना थोड़ी कम मिलती है, खासतौर से गवर्नमेंट में तो कम है ही। तो सेमी गवर्नमेंट में भी अब वो देखना पड़ेगा। मैं ट्राई करूँगा कहीं से आपको ये बात मैं इन्फॉर्म कर सकूँ आपको, तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। सर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। व्हाट आफ्टर जेआरशिप, मतलब जेआरशिप के बाद हम क्या कर सकते हैं? देखिए अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखेंगे ना ठीक से, मेरे आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट है एमबीबीएस कोर्स करके, ठीक है। ये एमबीबीएस कोर्स में शायद 24-25 वीडियो हैं, आप एक लाइन से सारी देख जाइए, आपको सब पता लग जाएगा कि जेआर के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं इन सब क्वेश्चंस के आंसर अक्सर दे ही चुका हूँ, और आप मेरे ये जो आप जो करंट प्लेलिस्ट जो देख रहे हैं, जो नीट के जो आंसर्स हैं, इनको भी देख लीजिए। तो अभी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, जेआरशिप के बाद अगर आपको बस एमबीबीएस करके रहना है तो आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो गवर्नमेंट में, जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आप स्टेट गवर्नमेंट में जा सकते हो, आप इस सेंट्रल गवर्नमेंट में सीएमएस का एग्ज़ाम निकाल सकते हो, या आप प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी लंबे समय तक क्या बोलते हैं जेआरशिप भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट में तो लंबे समय तक जेआरशिप मिलेगी नहीं, बट प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको लंबे समय तक जेआरशिप मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो पूरी लाइफ टाइम प्राइवेट हॉस्पिटल में जेआर बन गए, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सर मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं दिल्ली में रहती हूँ। क्या मैं नीट एग्ज़ाम दे सकती हूँ दिल्ली में, और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा? मैं कन्फ्यूज़न में हूँ इस बारे में। देखिए, आप बिल्कुल, अगर आप दिल्ली में हैं तो आप दिल्ली में एग्ज़ाम दे सकती हो। आप जब नीट का फॉर्म आएगा ना तो बहुत जल्दी फॉर्म भर देना। तो अभी मुझे देखना पड़ेगा, अगर वो सेंटर की चॉइस आपको खुद देंगे तो आप खुद से सेंटर ले लेना। अगर आप नहीं भी देते ना तो वो आपको दिल्ली एनसीआर में ही आपको सेंटर देने वाले हैं, कहीं बहुत दूर नहीं देंगे। दिल्ली एनसीआर मतलब दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, यहीं पे आपको आराम से सेंटर मिल जाएगा। सर बीएससी नर्सिंग करने के बाद लेटरल एंट्री एमबीबीएस में थर्ड ईयर में होती है? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी मैंने नहीं सुना, ये तो कहीं नहीं, नहीं नहीं, ये आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। एमबीबीएस में तो कभी लेटरल एंट्री नहीं होती। अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो आपको एमबीबीएस में ही एडमिशन लेना होगा फर्स्ट ईयर से। बीएससी के बाद आप एमबीबीएस में नहीं आ सकते थर्ड ईयर में डायरेक्टली। और आप करना क्यों चाहते हैं एमबीबीएस? अगर आप बीएससी कर चुके हैं तो फिर आप एमएससी कीजिए, एमएससी नर्सिंग कीजिए, पीएचडी कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी 4-5 साल पढ़ाई कर चुके हैं बीएससी में। सर टेल अस अबाउट रैगिंग इन मेडिकल कॉलेज। देखिए, 2007 के बाद से तो मुझे नहीं लगता फिजिकल रैगिंग तो अब होती नहीं है। जब वो एक टांडा में, जो कांगड़ा में एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ एक केस हुआ था, एक स्टूडेंट की डेथ हुई थी, उसके बाद तो रैगिंग के अगेंस्ट लॉ आ गए थे काफ़ी स्ट्रिक्ट। अभी के टाइम में बस इतना हो सकता है कि हाँ, मतलब थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन टाइप की रैगिंग हो सकती है कि आपसे इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, बट बहुत ज़्यादा परेशान अब रैगिंग में कोई करेगा नहीं आपको। सर एमबीबीएस एम्स और अदर कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं, और कितना, प्लीज़ टेल मी। देखिए, स्कॉलरशिप की जहाँ तक बात है ना, ये तो हर गवर्नमेंट कॉलेज में मिलती है। तो इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, बट अगर आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो या तो आपको ये इन्फॉर्मेशन ना कॉलेज में ही जाके मिलेगी। सबसे बेस्ट तरीका है कि वहाँ के क्लर्क से पता करो, वो आपको बताएगा किस किस चीज़ के लिए कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।